जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घुसपैठ की संभावना के चलते चलाया गया है एक मेजर ऑपरेशन। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कंफर्म किया कि ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं होंगे कोई भी न्यूक्लियर वेपन। एनडीए एग्जामिनेशन में विमेंस की एलिजिबिलिटी के लिए भी जारी किया जाएगा अगले साल मई में नोटिफिकेशन। और जानिए क्या है भारत में हवाना सिंड्रोम वाला मामला। बड़े दुख के साथ हमें आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास इंडियन आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस दुर्घटना में हमने अपने दो ब्रेव पायलट्स मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को खो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी का जो ये चीता हेलीकॉप्टर है ये अपने एक रूटीन सॉर्टी मिशन पर था, लेकिन आज सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम की स्थिति के कारण जब ये वापस उधमपुर की तरफ लौट रहा था तो उस दौरान ये शिवगढ़ एरिया के पास क्रैश लैंड हो गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक उस एरिया पर काफी ज्यादा फॉग था जिस वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और हो सकता है कि ये भी एक दुर्घटना का कारण हो। हालांकि क्रैश होने के बाद पायलट्स को तुरंत ही पास की मेडिकल फैसिलिटी पे इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन उन्हें चोट इतनी ज्यादा लगी थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और बाकी इस दुर्घटना का एक्चुअल रीजन क्या था ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पूरा होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर कब तक इंडियन आर्मी इन पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती रहेगी और कब जाकर इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। और ये तब है जब 2015 में इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए भारत और रशिया के बीच केमॉफ के A220-60 हेलीकॉप्टर्स के जॉइंट प्रोडक्शन पर सहमति बनी थी। लेकिन तब से लेकर अभी तक करीब 6 सालों का समय हो चुका है, पर अभी भी इस हेलीकॉप्टर वाली डील की नेगोशिएशन की जो प्रोसेस है वही कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर बाकी चीजों की तो हम क्या ही बात करें। और जबकि इसके अलावा हमारे पास अपना खुद का एक स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH भी है और जिसने इसी साल की शुरुआत में अपने इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस को कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ तक कि लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर भी उसके फाइनल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे। और देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर भी अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है और इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द आर्मी के पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को नए और अच्छे हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाए और वो भी अर्जेंट बेसिस पर। बाकी 3 अगस्त 2021 को जो इंडियन आर्मी का रुद्र हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था तो उस पर भी वेस्टर्न आर्मी कमांड की तरफ से एक अपडेट दिया गया है और ये बताया गया है कि हेलीकॉप्टर के दूसरे पायलट कैप्टन JN जोशी की तलाश अभी भी जारी है और इंडियन नेवी, आर्मी, NDRF और सिविलियन एजेंसीज द्वारा लगातार उन्हें ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि इंडियन आर्मी अपने दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने के लिए भी पूरी तरीके से कमिटेड है। आज जम्मू कश्मीर के बदगांव डिस्ट्रिक्ट के हाई सिक्योरिटी गोगो एरिया में समय पर IED को डिटेक्ट करके एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। और जिस एरिया से IED बरामद हुआ है वो कई सारे सेंसिटिव डिफेंस और सिविलियन इंस्टॉलेशंस के पास है और जिसमें श्रीनगर एयरपोर्ट, टेक्निकल एयरपोर्ट और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का हेडक्वार्टर भी शामिल है। पॉसिबल सबवर्सिव एक्टिविटीज के इनपुट्स के बाद सोमवार की रात को आर्मी और पुलिस द्वारा गोगो एरिया पर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इसी ऑपरेशन के दौरान इस IED को रिकवर किया गया है, फिर जिसे बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया है। और जबकि आज मंगलवार को NIA द्वारा कश्मीर घाटी की करीब 7 लोकेशंस पर एक सर्च कंडक्ट की गई थी और NIA का जो ये सर्च ऑपरेशन है ये इस साल 27 जून को जम्मू में IED रिकवरी वाले केस से जुड़ा हुआ है। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चल रहा है और जिसके चलते जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उरी बॉर्डर टाउन में मोबाइल इंटरनेट और फोन सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है। और यह ऑपरेशन इसलिए चलाया गया है क्योंकि घाटी में आतंकियों के घुसपैठ की गतिविधियां देखी गई हैं और ये तक कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में LOC पर की गई ये अभी तक का सबसे बड़ा घुसपैठ का प्रयास हो सकता है। और असल में जो ये घुसपैठ वाली गतिविधि है ये शनिवार की शाम को डिटेक्ट हुई थी, यानी कि जिस दिन उरी आतंकी हमले की 5वीं एनिवर्सरी थी। और ऐसी संभावना है कि 18 और 19 सितंबर को उरी सेक्टर में करीब 6 पाकिस्तानी आतंकियों ने POK से भारत में घुसपैठ करी है। और इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि भारत के फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और घुसपैठ के इन सभी प्रयासों को नाकाम किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि NDA एग्जामिनेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के भी एलिजिबिलिटी वाले नोटिफिकेशन को अगले साल मई के महीने में जारी किया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सब उस टाइमलाइन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिसमें हमें डेलिब्रेट प्लानिंग और मेटिकुलस प्रिपरेशन की जरूरत है ताकि NDA में फीमेल कैंडिडेट्स के भी स्मूथ इंडक्शन और सीमलेस ट्रेनिंग को सुनिश्चित किया जा सके। और डिफेंस सर्विसेज द्वारा एक स्टडी ग्रुप को बनाया गया है जिसमें NDA में फीमेल कैडेट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम को तेजी से तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। और बाकी ये तय है कि NDA के माध्यम से फीमेल कैडेट्स को इंडियन आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा।
और बाकी इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट पे हमने आपको बताया था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर एक जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जो जितेंद्र सिंह है वो एक फर्जी आर्मी ऑफिसर बन के भी घूम रहा था। तो अब इस मामले से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि ये सब शुरू हुआ था 2016 में, जब 24 साल के जितेंद्र सिंह ने विमेंस की अटेंशन पाने के लिए राजस्थान की कोई एक सेकंड हैंड वेटरन स्टोर से आर्मी की यूनिफॉर्म को खरीदा था। फिर जिसके बाद वो आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग पिक्चर्स को पोस्ट करता था और शुरू में उसका केवल एक इंटेंशन था और वो था आर्मी यूनिफॉर्म के जरिए विमेंस को ऑनलाइन अपील करना। और मीडिया रिपोर्ट्स में मिलिट्री इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि जितेंद्र सिंह को एग्जैक्टली ये मालूम था कि जो रैंक्स इंसिग्निया होती है वो किस तरीके से यूनिफॉर्म पर प्लेस होती है। और ऐसा करते करते जितेंद्र सिंह ने पता नहीं कितनी विमेन को अट्रैक्ट किया होगा, लेकिन उसकी यह हरकत उसे पाकिस्तानी ISI एजेंट की नजर में जरूर ले आई। और फिर उसने उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ सबसे पहला कांटेक्ट किया मार्च 2016 में और उस विमेन ने अपना नाम पूजा जी बताया और उसका कहना था कि वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। लेकिन जब IP एड्रेस को बाद में ट्रेस किया गया तो वो पाकिस्तान कराची का निकला और उस पाकिस्तानी एजेंट को पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि जितेंद्र सिंह असली आर्मी ऑफिसर है और उसने ये तक सवाल नहीं किया कि अगर वो एक असली आर्मी ऑफिसर है तो वो ऑनलाइन इतना एक्टिव कैसे है। और बस फिर धीरे धीरे जितेंद्र सिंह उस विमेन के जरिए हनी ट्रैप हुआ और उसने बाद में बाड़मेर में इंडियन आर्मी की मिलिट्री व्हीकल्स की मूवमेंट, लोंगेवाला में फ्रंटियर बेस की कुछ फोटोज और ऐसी ही देश भर के अलग अलग लोकेशंस में जाकर आर्मी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उस पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर करी। और बताया जा रहा है कि ये देश भर की अलग अलग सिटीज में रेगुलरली फ्लाई करता था। और जितेंद्र सिंह पर मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजर सबसे पहले जुलाई 2021 में पड़ी, जब देश भर में ISI द्वारा स्थापित अलग अलग स्पाई नेटवर्क को बस्ट किया गया था। अब ऐसी हरकत करने पे तो हम क्या ही कहें। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है और बाकी यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो स्पीड की लाइट से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज मंगलवार को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान देखने को मिला है जिसमें उनका यह कहना था कि क्वाड और ऑकस एक जैसे ग्रुप्स नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक क्वाड को बनाया गया है इंडो पैसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए और जबकि जो ये ऑकस वाला ग्रुप है ये 3 कंट्रीज यानी कि US, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सिक्योरिटी अलायंस है और इसलिए ऑकस क्वाड से रेलिवेंट नहीं है और इसका असर क्वाड की फंक्शनिंग पर नहीं पड़ेगा। और यही नहीं बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी ने इस बात को भी क्लियर किया है कि भले ही ऑस्ट्रेलिया एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन पर काम कर रहा है लेकिन उसके पास उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा और इससे न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन वाले मामले में ऑस्ट्रेलिया के कोई भी इंटरनेशनल कमिटमेंट का उल्लंघन नहीं होगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है जिसमें भारत की सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने केंद्र को अलर्ट किया है कि भारतीय सीमा के पास पड़ने वाले नेपाल डिस्ट्रिक्ट्स में चीन द्वारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग टेलीग्राफ की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि SSB की इंटेलिजेंस विंग ने सजेस्ट किया है कि नेपाली साइड में चीन ने एक चाइनीज स्टडी सेंटर को ओपन किया है और यही स्टडी सेंटर नेपाल में भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये प्रोपेगेंडा भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे की तरफ से एक बार फिर से ये स्पष्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकियों की संभावना को लेकर किसी को भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने सभी लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सवाल मुझसे कई बार उन इवेंट्स पर पूछा गया है जो अनरिलेटेड हैं, तो मैं फिर भी आपको इसका जवाब दे देता हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि आखिर आप चिंतित क्यों हैं, आप सुरक्षित हैं और आप सुरक्षित रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर घाटी में आकर कोई भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा तो उसे उसके परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा, उसे या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा या उसे सरेंडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर बात केवल तालिबान, फॉरेन टेररिस्ट या लोकल टेररिस्ट की नहीं हो रही है, क्योंकि हमें इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि यहाँ पर बात हर एक उस व्यक्ति के लिए हो रही है जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा। और बाकी आतंकियों से याद आया, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाने के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू करी है। तो अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट डेली टाइम्स की तरफ से जारी की गई है जिसमें यह कहा गया कि तालिबान लीडर का यह कहना है कि पाकिस्तान या फिर किसी भी दूसरी कंट्री को ये राइट नहीं है कि वो उन्हें अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव यानी कि समावेशी सरकार बनाने के लिए कहे। और जबकि इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट ये सामने आई है कि जो पाकिस्तान है यानी कि हमारा निकम्मा पड़ोसी, वो तालिबान के साथ कांस्टेंट टच में है और ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर दुनिया को पागल बना रहे हैं। बाकी इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि CIA डायरेक्टर के साथ इस महीने जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भारत की यात्रा करी थी, तो भारत से वापस लौटने के बाद वो US इंटेलिजेंस ऑफिसर बीमार पड़ गया है और ये कहा जा रहा है कि उसमें हवाना सिंड्रोम के लक्षण भी दिखे हैं। बता दें कि हवाना सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति को अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है, उसके कान में सीटियां बजने की आवाज़ आती है जिससे उसकी सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, सिर के अंदर बहुत तेज दबाव या वाइब्रेशन होता है, किसी भी चीज़ को याद रखने में दिक्कत आती है, देखने में परेशानी होती है, जी मचलाना, लड़खड़ाना, सिर चकराना, ये सब इसके लक्षण होते हैं।
और ये बीमारी किस वजह से होती है इसको लेकर फिलहाल कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है। और इसका पता करीब 5 साल पहले क्यूबा की राजधानी हवाना में पता लगा था, जब वहाँ पर स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारी एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे और इसी वजह से इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम का नाम भी दिया गया है। और BBC की रिपोर्ट के अनुसार अब जो हवाना सिंड्रोम के मामले हैं ये अब हर महाद्वीप में आने लगे हैं और क्यूबा के बाद चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और यहाँ तक कि वॉशिंगटन DC में भी इसके केस मिले हैं। और जबकि भारत में हवाना सिंड्रोम के लक्षण नजर आने का ये पहला मामला है। और कुछ तो ये भी मानते हैं कि बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि जो ये हवाना सिंड्रोम है ये किसी इंसान के नियंत्रण में हो। और अमेरिकन एक्सपर्ट्स तो इसके पीछे रशिया को मानते हैं, यानी कि वो इसको एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेपन की तरह बताते हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक कोई भी इसके अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आपने आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स अभी तक नहीं देखे तो डिफेंस इनसाइट चैनल पर जाकर आप उन्हें भी जरूर देखें। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।